हेलो स्टूडेंट्स, आप सबों का इंपीरियल केमिस्ट्री में स्वागत है। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जिनकी तैयारी अच्छी है वो बहुत ही बेसब्री से एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे हैं, और जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है वो थोड़ा सा टेंशन में नज़र आ रहे होंगे। तो टेंशन की कोई बात नहीं है। आप लोग इंपीरियल केमिस्ट्री एक्सप्लोरर से जुड़े रहिए, हम आपकी तैयारी अच्छी करवाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन को पढ़ने के लिए बेसिक चीज़ें यानी ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म को पहले ध्यान में रखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे ऑर्गेनिक रिएक्शन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोगों से काइंड रिक्वेस्ट है कि हमारे आज के बाद के सारे वीडियो को देखें और उसका शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं और रिवीजन करें। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप रेगुलर बने रहेंगे तो रिजल्ट अच्छी होगी। मैं ये नहीं कहता कि 100 आउट ऑफ 100 आप सिक्योर करेंगे क्लास 12 में, लेकिन रिजल्ट अच्छी होगी। जितना आप एक्सपेक्ट किए हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। तो हम लोग चलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले छोटी छोटी बातें थोड़ा जल्दी में, ठीक है। तो सबसे पहला बात यह आता है कि कोई भी रिएक्शन में बॉन्ड का बनना या बॉन्ड का टूटना होता है। बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना होता है। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन या कोई भी केमिकल रिएक्शन हम लोग किसे कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है बच्चों ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। और अगर हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शन में, तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में ये केमिकल बॉन्ड जो है ये स्पेशली होता है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड जो है आप लोग सभी जानते हैं, जहाँ पर इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है उसे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और ये कोवैलेंट बॉन्ड का जैसे मान करके चलते हैं, हमारा H2 है, ये Cl2 से रिएक्शन किया और क्या बनाया? 2HCl। तो दोस्तों आप सबों को पता है कि ये हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्शन करेगा। इससे पहले ये बॉन्ड टूटना पड़ेगा और उसके बाद इसके और इसके बीच बॉन्ड बनेगा। तो ब्रेकिंग भी होगा और फॉर्मेशन भी होगा। तो हर वो प्रोसेस जहाँ पे केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन एंड डिसोसिएशन दोनों हो, हम उसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ओके, केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा ब्रेकिंग। तो बच्चों किसी केमिकल बॉन्ड, खास करके मैंने कहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड जो है दो तरीके से टूटते हैं। तो ब्रेकिंग या क्लीवेज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ये दो तरह से होगा। क्लीवेज एक होगा बच्चों होमोलाइसिस और दूसरा होगा हेट्रोलाइसिस। होमोलाइसिस एंड सेकेंड इज हेट्रोलाइसिस। होमो का मतलब होता है बच्चों होमो का मतलब सेम, होमो का मतलब सेम, और लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन। या होमो का मतलब हम लोग कह सकते हैं इक्वल और लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन। तो वैसा क्लीवेज जहां पर इलेक्ट्रॉनों का बराबर का बंटवारा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? होमोलाइसिस। और वैसा क्लीवेज जहां पे अनइक्वल डिवीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसे हम लोग कहते हैं हेट्रोलाइसिस। ओके, तो चलिए देखते हैं होमोलाइसिस में क्या होता है। तो जैसे मान करके चलिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन की तरफ गया और एक हाइड्रोजन इसके तरफ गया। तो बताइए बच्चों दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन नजर आएगा। लेकिन वहीं अगर हम देखेंगे, सपोज कर लेते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच बॉन्ड है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन की तरफ चला गया, तो हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज और क्लोरीन पे क्या हो गया? माइनस। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बाएं तरफ तो एक इलेक्ट्रॉन दाएं तरफ, और यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम की तरफ चल गया। क्लियर है? तो बताइए होमोलाइसिस को सबसे पहले हाफ करली एरो से दर्शाते हैं, ओके। और हेट्रोलाइसिस को फुल करली एरो, देखेंगे एरो ये दोनों तरफ से बना हुआ है। तो यहाँ पर ये जो है दो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शो करता है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन। तो बताइए इससे क्या बना? फ्री रेडिकल। यानी होमोलाइसिस से हमें फ्री रेडिकल मिलता है। क्या मिलता है? फ्री रेडिकल। और हेट्रोलाइसिस से कैटायन भी मिलेगा और एनायन भी मिलेगा।
यानी हेटेरोलाइसिस कैटायन भी आपको देगा और एनायन भी देगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि होमोलाइसिस और हेटेरोलाइसिस कब होंगे। तो पहला पॉइंट बच्चों, होमोलाइसिस में अगर दोनों एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर, चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये लगभग 0 के बराबर हो तो हम कहेंगे कि वहाँ पर होमोलाइसिस होगा। क्या होगा? होमोलाइसिस। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर बहुत ज़्यादा हो 0 से तो वहाँ पर होता है हेटेरोलाइसिस। क्या होगा? हेटेरोलाइसिस। दूसरा कंडीशन है बच्चों कि अगर लाइट है, यानी हम ये रिएक्शन लाइट की उपस्थिति में करवा रहे हैं तो क्या होगा? होमोलाइसिस। और अगर लाइट नहीं है, लाइट नहीं है तो वहाँ पर होगा हेटेरोलाइसिस। हेटेरोलाइसिस, लाइट अगर नहीं है तो हेटेरोलाइसिस। तीसरा, अगर कोई पेरोक्साइड लिए हैं, पेरोक्साइड जैसे एक छोटा सा पेरोक्साइड मैं बताता हूं बच्चों, जिसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। लेकिन हम लोग जो है ऑर्गेनिक पेरोक्साइड लेते हैं, डाइबेंजोइल C6H5 COOO C6H5, डाइबेंजोइल पेरोक्साइड। तो ये भी फेवर करता है किसको? होमोलाइसिस को। लेकिन अगर ये ना रहे तो क्या होगा? हेटेरोलाइसिस। अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहा, टेम्परेचर अगर ज़्यादा रहा, हाई टेम्परेचर, तो फेवर करेगा होमोलाइसिस को। अगर टेम्परेचर लो रहा तो फेवर करेगा हेटेरोलाइसिस को। अगर बच्चों यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट रहे, नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे मान करके चलिए बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो उसकी उपस्थिति में होमोलाइसिस होगी। और अगर पोलर सॉल्वेंट रहा, जैसे मान करके चलिए वाटर, तो यहाँ पर हेटेरोलाइसिस होगा। ओके, तो ये कुछ कंडीशन है जहाँ पर होमोलाइसिस और हेटेरोलाइसिस को लोग फेवर करते हैं। तो फर्स्ट, होमोलाइसिस इक्वल डिवीजन ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, हेटेरोलाइसिस अनइक्वल डिवीजन ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। उसके बाद है कंडीशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस शुड बी लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस शुड बी हाई। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ लाइट, और हेटेरोलाइसिस में एब्सेंस ऑफ लाइट। पेरोक्साइड शुड बी प्रेजेंट, पेरोक्साइड शुड बी एब्सेंट। टेम्परेचर शुड बी हाई, टेम्परेचर शुड बी लो, and presence of non-polar solvent. In case of heterolysis it is presence of polar solvent. क्लियर है? तो ये हम लोगों ने देखा होमोलाइसिस एंड हेटेरोलाइसिस। तो कोवेलेंट बॉन्ड कितने तरीके से टूटेंगे? 2 तरीके से, एक होमोलाइसिस और दूसरा क्या होगा? हेटेरोलाइसिस। अब हम लोग चले आते हैं कि अभी हम लोगों ने देखा कि बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है और बॉन्ड का बनना होता है। तो बच्चों साधारण सी भाषा में कहेंगे कि जहाँ पर बॉन्ड टूट रहा है वो रिएक्टेंट होगा और बॉन्ड जहाँ बन रहा है वो प्रोडक्ट होगा। ठीक है? यानी जिसमें बॉन्ड का टूटना हो रहा है वो रिएक्टेंट कहलाएगा और जिसमें बॉन्ड का बनना हो रहा है वो क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट। तो हम लोग किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये मान करके चलिए रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है किसमें? प्रोडक्ट में। ओके, तो बच्चों रिएक्टेंट जो है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होगा सबस्ट्रेट और दूसरा होगा रिएजेंट। ओके, सबस्ट्रेट हम लोग उसे कहेंगे, यानी ये भी रिएक्टेंट है और रिएजेंट भी एक रिएक्टेंट है। लेकिन सबस्ट्रेट जो है, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पर सबस्ट्रेट ज़्यादा मात्रा में होगा और रिएजेंट कम मात्रा में होगा। यानी मोर अमाउंट और रिएजेंट शुड बी प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, पहला कंडीशन। दूसरा ये है बच्चों कि ये हमेशा ऑर्गेनिक होगा और ये ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों हो सकते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है? तो जैसे हम लोग बात करेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। सपोज कर लिया जाए CH4 है, इसका रिएक्शन क्लोरीन से करवा दिए तो ये बना CH3Cl। हम ये रिएक्शन को लाइट के प्रेजेंस में करवाते हैं तो आपके दिमाग में आया होगा
कि यहाँ पर जो है होमोलाइसिस हुआ होगा। ओके, तो CH3Cl और क्या बना, HCl। ओके, तो आप देखेंगे कि ये ऑर्गेनिक है, यानी ये सबस्ट्रेट हुआ, ये आपका क्लोरीन इनऑर्गेनिक है, ये आपका रिएजेंट हो गया, और ये आपका हो गया मेन प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट PDT को बच्चों शॉर्ट में हम लोग प्रोडक्ट को लिखते हैं। ये हो गया बाय प्रोडक्ट। ओके, तो कुल मिलाकर के हम लोग कह सकते हैं बाय प्रोडक्ट ऑर्गेनिक और या तो फिर इनऑर्गेनिक हो सकता है, और रिएजेंट ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। लेकिन सबस्ट्रेट की बात करेंगे तो ये हमेशा क्या होगा, ऑर्गेनिक होगा। क्लियर है? तो आपको सबस्ट्रेट और रिएजेंट समझ में आ गया? वेरी गुड। तो अब हम लोग बात करते हैं बच्चों कि रिएजेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों बेसिकली यहां पर आप देखेंगे कि रिएजेंट जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, और इसी का एक स्पेशल कैटेगरी होता है बच्चों, उसे हम लोग कहते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो चलिए हम लोग देखते हैं इन शब्दों का क्या मीनिंग है। वैसा रिएजेंट, ये देखिए बच्चों इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ है। इलेक्ट्रो शब्द जो है आया है इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन, और फाइल शब्द जो है फिलस से आया है, यानी इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग, तो बताइए इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज। तो वैसे रिएजेंट जो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो उसे हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। लेकिन न्यूक्लियोफाइल जो न्यूक्लियस यानी पॉजिटिव सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। और एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल थोड़ा लेट से हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले देख लेते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन और फिलस, यानी हम लोग कहेंगे इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग बच्चों अभी हम लोग थोड़ा सा जल्दी में रिवीजन कर रहे हैं तो ज़्यादातर बातों को हम लोग लिख नहीं पाएंगे। आप लोग सुन करके लिख सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ा तो आप मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7004000639। मैं आपको ये रिएक्शन मैकेनिज्म को नोट्स सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन लविंग, तो बताइए इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट कौन होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। कूलम्ब्स लॉ ने कहा था ना फिजिक्स में, क्या कि डिसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर बट सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। ओके, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन लविंग है, मतलब जाहिर सी बात है ये जो रिएजेंट है इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन की तरफ जा रहा है। बिल्कुल। तो बच्चों इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं E प्लस से। E प्लस क्योंकि इसका लगाव किससे है, इलेक्ट्रॉन की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन की तरफ जा रहा है मतलब नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रहा है, इसका मतलब कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव। लेकिन न्यूक्लियोफाइल की बात करेंगे तो हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं Nu माइनस से, ठीक है। एग्जाम्पल सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चों यहाँ पर एग्जाम्पल की, और यहाँ पर भी जरूरी है एग्जाम्पल की। तो बच्चों जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है, कौन से पॉजिटिव चार्ज आयन बोले तो कैटायन है ना, पॉजिटिव आयन, जैसे मान करके चलो बच्चों H प्लस है, H प्लस है, NH4 प्लस है, H3O प्लस है, ये सभी जो है आपका CH3 प्लस है, ये सभी इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये अट्रैक्ट होंगे किसके तरफ, ये अट्रैक्ट होंगे नेगेटिव सेंटर की ओर, जहां पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा हो तो वहां पर ये अट्रैक्ट होंगे। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल समझ में आया होगा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल की बात करेंगे तो ये पॉजिटिव सेंटर की ओर जाएंगे, इसलिए हम लोगों ने इसे Nu माइनस से रिप्रेजेंट किया है। तो यहां पर जो एनायन होंगे वो बिहेव करेंगे न्यूक्लियोफाइल, जैसे मान करके चलिए क्लोराइड आयन, Cn माइनस आयन, और ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, मान लेते हैं OH माइनस आयन, आपका SH माइनस आयन एक्सेट्रा, ये सभी जो हैं वो क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल होंगे। थोड़ा सा
आगे और देख लेते हैं एग्जाम्पल। CH3 पर अगर माइनस है तो वो न्यूक्लियोफाइल है, H पर अगर माइनस है तो वो न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन वही अगर CH3 पर प्लस है तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अगर हाइड्रोजन पे प्लस है तो वो क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है। तो ये हो गया कि कैटायन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है, एनायन जो है वो न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन बच्चों एक प्रॉब्लम आती है कि जिस पर ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज है ना ही कोई नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा या न्यूक्लियोफाइल होगा। तो चलिए बच्चों हम लोग बात करते हैं उसके लिए न्यूट्रल स्पीसीज। तो न्यूट्रल स्पीसीज यानी जिस पर कोई चार्ज नहीं है। तो न्यूट्रल स्पीसीज जो हैं वो आपके इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकते हैं और न्यूक्लियोफाइल भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकते हैं और न्यूक्लियोफाइल भी। तो कब इलेक्ट्रोफाइल होगा, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, लेकिन उसके सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। या फिर सेंट्रल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। जिससे बच्चों हम लोग बात करते हैं, सपोज कर लिया जाए, मान करके चलते हैं हमारे पास है BF3 बोरोन ट्राई फ्लोराइड। तो बोरोन के पास बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होता है और वो तीनों बॉन्ड बना चुका है, वो तीनों बॉन्ड बना चुका है, फिर भी उसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये किसके तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन के तरफ, यानी यह एक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है। उसी तरह से बच्चों AlCl3 न्यूट्रल है लेकिन यह एक इलेक्ट्रोफाइल है। उसी तरह से बच्चों अगर हम बात करेंगे FeCl3, क्या है ये, इलेक्ट्रोफाइल है। ओके, लेकिन अगर न्यूट्रल है और उसके सेंट्रल एटम के पास कंप्लीट ऑक्टेट है और साथ ही उसके पास लोन पेयर है, तो वो आपका होगा न्यूक्लियोफाइल। क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। जिसे हम लोग बात करते हैं बच्चों, सपोज कर लिया जाए NH3 अमोनिया। तो बताइए नाइट्रोजन के पास कितने बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, उसमें से 3 बॉन्ड बना चुका है, किसके साथ, हाइड्रोजन। तो बताइए 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, यानी लोन पेयर है, तो ये क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। उसी तरह से हमारा वाटर है, तो ये भी क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। क्लियर है। तो ये बच्चों हो गया कि सारे के सारे कैटायन जो होते हैं वो आपके इलेक्ट्रोफाइल है, एनायन जो है वो न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन न्यूट्रल स्पीसीज जिसके सेंट्रल एटम के पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, और जिसके पास लोन पेयर है और कंप्लीट ऑक्टेट है वो आपका क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है। तो ये हो गया आपका रिएजेंट। और साथ ही साथ एक बात और, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल हम लोग किसे कहेंगे, वो जरा गौर से देखेंगे। जैसे बच्चों मान करके चलिए साइनाइड है, साइनाइड में कार्बन के ऊपर अगर माइनस है तो कार्बन न्यूक्लियोफाइल है, और अगर मान करके चलिए नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, मान लेते हैं, ध्यान से देखेंगे, ये मान लेते हैं बच्चों HCl है, और अगर ये बॉन्ड टूट गया तो H प्लस और क्या दिया, Cn माइनस। तो बताइए बच्चों माइनस किस पर आया, कार्बन पे। तो कार्बन जो है वो न्यूक्लियस की तरफ यानी पॉजिटिव सेंटर की तरफ जा सकता है, या फिर नाइट्रोजन भी जा सकता है। तो वैसे न्यूक्लियोफाइल जिसके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक एटम है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक से ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन डोनर साइट है तो हम लोग उसे बोलेंगे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। और इसका एग्जांपल है साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। ओके, यहाँ पे डोनर कौन है, कार्बन, यहाँ पे डोनर कौन है, नाइट्रोजन। क्लियर है। इसी तरह से हमारा आता है नाइट्रो ग्रुप NO2। इसका स्ट्रक्चर अगर देखें बच्चों तो वो NO होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी, तो इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, वैसे न्यूक्लियोफाइल जिसके पास एक से ज्यादा डोनर एटम होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो ये हो गया हमारा रिएजेंट। क्या हो गया, रिएजेंट। अब चले आते हैं बच्चों हम लोग सब्स्टिट्यूएंट पे। ये हो गया रिएक्टेंट, सबस्ट्रेट, रिएजेंट, प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट
और बाई प्रोडक्ट। रिएजेंट का प्रकार हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अब चले आते हैं बच्चों हम लोग सब्स्टिट्यूएंट पर। सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट होता क्या है, सो जरा ध्यान से सुनेंगे। जैसे मान करके चलिए कि आप ग्राउंड में दौड़ रहे हैं, जूता पहन के करके दौड़ रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि जो धावक लोग होते हैं, जो तेज दौड़ते हैं, उनके जूते में छोटा छोटा कील लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो वो कील की मदद से क्या होता है कि ज़्यादा तेज दौड़ सकते हैं। लेकिन बताइए क्या केवल जूता दौड़ सकता है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। दौड़ तो आदमी रहा है, लेकिन जूता उसे तेज दौड़ने में मदद कर रहा है। क्लियर है? तो बच्चों उसे हम लोग क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन वही जूता अगर मान करके चलिए हम कहें कि पानी में पहन करके दौड़ो, स्पोर्ट्स शू पहन लो और पानी में दौड़ो, तो आपका स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बताइए अगर ग्राउंड में जूता पहन के दौड़ते हो तो आपका स्पीड बढ़ जाता है, लेकिन वही जूता पहन करके अगर पानी में दौड़ते हो तो आपका स्पीड घट जाता है। तो बताइए जूता जो है या तो आपके स्पीड को बढ़ा देता है या तो स्पीड को घटा देता है, ओके। लेकिन वो खुद अकेले अगर उसे छोड़ दिया जाए तो वो दौड़ता नहीं है, ओके। तो उसी तरह से अगर हम लोग बात करें, चलिए भाई ये मान लेते हैं हमारा बेंजीन है और बेंजीन में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये भी बेंजीन है और इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें नाइट्रो ग्रुप है। बच्चों आप लोग ये बताओ, एसिड बेस रिएक्शन से सॉल्ट बनता है? वेरी गुड, यहां पर भी बनेगा, बेस है और ये एसिड है, सॉल्ट बनेगा, COONA, साथ में क्या दिया, वाटर। यहां पर भी वही होगा, COONA प्लस माइनस और क्या दिया, वाटर। यहां पर नाइट्रो ग्रुप ऐड हो गया है, वो पहले से था। तो दोनों में सेम रिएक्शन हुआ, दोनों में रिएक्शन सेम हुआ। लेकिन आप एक बात देख रहे होंगे कि बेचारा जिस तरह से यहां चिपका हुआ था अभी भी वहीं पर है, इसने कोई काम किया क्या? नहीं, था तो इसी का भाग, लेकिन कोई काम नहीं किया। लेकिन हम ये देख पा रहे हैं कि इसका रिएक्शन का रेट R1 है और इसका रिएक्शन का रेट R2 है, और ये देखा गया कि R2 जो है वो ज्यादा है R1 से। मतलब ये कि इसका रिएक्शन का रेट फास्ट है और इसका रिएक्शन का रेट स्लो है। तो आप जरा बताइए कमेंट करके कि क्यों इसका रिएक्शन का रेट फास्ट है। तो बच्चों कोई भी दिमाग लगा सकता है कि यहां पर NO2 ग्रुप, कौन सा ग्रुप, NO2 ग्रुप होने की वजह से इसका रिएक्टिविटी रेट बढ़ गया। तो बताइए इसकी रिएक्टिविटी रेट को किसने बढ़ाया? NO2 ने। इंटरनल है या एक्सटर्नल है? इंटरनल है भाई, उसी का सदस्य है, बाहर से कोई नहीं आया है, इसी में अटैच्ड है। तो ये जो सबस्ट्रेट, सॉरी ये जो ग्रुप अटैच्ड है हमारे सबस्ट्रेट में, किसमें, सबस्ट्रेट में, रिएजेंट में नहीं, सबस्ट्रेट में, जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे रहा है, कभी कभी वो घटा भी देता है, लेकिन वो उसमें कोई चेंज नहीं आता है। यानी अपने आप में बिना कोई चेंज लाए रिएक्शन के रेट को या तो बढ़ा देता है या तो फिर घटा देता है। इस एटम और ग्रुप ऑफ एटम को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। तो हम लोग बच्चों इसे डिफाइन करते हैं, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम अटैच्ड टू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल विच alters the reactivity rate without undergoing any change in itself। यानी अपने आप में बिना कोई चेंज लाए रिएक्टिविटी रेट को क्या करता है, या तो बढ़ा देगा या तो फिर घटा देगा। इसे हम लोग कहते हैं बच्चों सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। फिलहाल आप देख रहे हैं कि नाइट्रो ग्रुप रिएक्टिविटी रेट को बढ़ा दे रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है। कुछ देर पहले मैंने कहा था कि जो जूता आपके ग्राउंड पे स्पीड को बढ़ा देता है, वही जूता आप देखते हैं कि अगर पानी में दौड़ने की बारी आए तो आपके स्पीड को घटा देगा। तो अगर ये नाइट्रो ग्रुप यहां पर पॉजिटिव सब्स्टिट्यूएंट है, तो कहीं भी, कहीं और जगह पर
ये नेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है। क्लियर है? ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों ये जो है इंटरनल मामला है, यानी घरेलू मामला है। ये कोई बाहरी सदस्य नहीं है, ये घर का ही आदमी है। ठीक है, तो हम इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन अगर कोई बाहरी व्यक्ति रहता, बाहरी एजेंट रहता, जो बिना रिएक्शन में भाग लिए रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता या तो फिर घटा देता, तो हम उसे कैटलिस्ट कहते हैं। क्लियर है? तो बच्चों, उत्प्रेरक और ये रिएजेंट, सॉरी सब्स्टिट्यूएंट, दो अलग अलग चीजें हैं। कैटलिस्ट बाहरी सब्सटेंस होता है और सब्स्टिट्यूएंट इंटरनल सब्सटेंस होता है। ठीक है, जो कि सबस्ट्रेट में अटैच्ड होता है। और दोनों दो दो प्रकार के होते हैं, कैटलिस्ट भी और सब्स्टिट्यूएंट भी। कैटलिस्ट भी पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, सब्स्टिट्यूएंट भी पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। ओके, तो पॉजिटिव सब्स्टिट्यूएंट जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे, नेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा दे। क्लियर है? अब बताइए कि ये जो है इसके रिएक्टिविटी में चेंज ला रहा है ना, यानी इसके रिएक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है। तो हम इसके इफेक्ट को कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। ओके, तो अब बच्चों हम लोग देखते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट तो दो प्रकार के हुए, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बच्चों यहां ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है, पॉजिटिव सब्स्टिट्यूएंट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा, नेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट रिएक्टिविटी रेट को घटा देगा। क्लियर है? और कोई इसका पार्टिकुलर एग्जांपल नहीं है, जो पॉजिटिव है वही नेगेटिव भी हो सकता है, जो नेगेटिव है वही पॉजिटिव भी हो सकता है। क्लियर है? तो अब हम लोग बात करते हैं कि इसका इफेक्ट जो है वो कितने प्रकार के होंगे। तो बच्चों इसका इफेक्ट जो है टोटल 5 प्रकार का होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट बच्चों, सबसे पहला इफेक्ट आता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, मान करके चलो कि ये कार्बन है और ये क्लोरीन है, कार्बन और क्लोरीन, और इस कार्बन से एक और कार्बन अटैच्ड है, इस कार्बन से एक और कार्बन अटैच्ड है, इस कार्बन से एक और कार्बन अटैच्ड है, और मान लो कि इस कार्बन से एक और कार्बन अटैच्ड है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खासियत होती है कि कार्बन कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, यानी एक कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन से, इस तरह से हजारों कार्बन जोड़ सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम लोग कैटेनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई, ये कार्बन और क्लोरीन के बीच कोवेलेंट बॉन्ड है। आप सबों को पता है कि यहाँ पे शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बना है, और आपको यह भी पता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। इसका मतलब ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है थोड़ा सा किसके तरफ शिफ्टेड है? क्लोरीन की तरफ, और इस वजह से इस पर थोड़ा सा माइनस चार्ज डेवलप हुआ, और थोड़ा माइनस अगर इस पर हुआ तो थोड़ा प्लस इस पर भी होगा। अब अगर इस पर थोड़ा प्लस हुआ तो इसके बगल वाला पर थोड़ा कम प्लस होगा, क्योंकि ये अगर पॉजिटिव हुआ तो बगल वाले से थोड़ा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन उतना नहीं खींचेगा जितना क्लोरीन खींचा, इसलिए थोड़ा और कम हो जाएगा। और उसी तरह से थोड़ा सा और कम यहां पर भी होगा, और उसी तरह से थोड़ा और कम यहां पर होगा, लेकिन इसके बाद इसका इफेक्ट क्या होता है? जीरो हो जाता है। यानी इंडक्टिव इफेक्ट शुरू हुआ यहां से, ओके, शुरू हुआ यहां से, और यहां जाने के बाद क्या हो गया? खत्म हो गया। कुछ यूं इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान करके चलिए कि हमारे सामने में एक लड़का खड़ा है, हम उसको जो है एक पंच मारे, चोट लगेगा, सबसे ज्यादा उसी को लगेगा, लेकिन उसके पीछे वाला उसको भी थोड़ा सा धक्का लगेगा, उसके पीछे उसको थोड़ा और कम धक्का लगेगा, उसके पीछे उसको थोड़ा और कम धक्का लगेगा, लेकिन उसके बाद मेरा पंच का प्रभाव खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई हम खाली तो ठहरे नहीं। ठीक है, तो क्या होगा कि 3-4 एटम के बाद इंडक्टिव इफेक्ट का प्रभाव समाप्त हो जाता है, लेकिन इसका प्रभाव एलोंग द चेन ट्रांसमिट होता है, और कहां तक जाता है? 3 से 4 एटम तक। क्लियर है? तो सबसे पहली बात, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का पार्शियल शिफ्ट होना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के तरफ, इसको हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, और ये इंडक्टिव इफेक्ट जो है एलोंग द चेन ये ट्रांसफर होता है। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि इसका इफेक्ट धीरे धीरे कम होते जाता है, और 3 से 4 एटम के बाद इसका प्रभाव खत्म हो जाता है। चौथी बात, यह एक परमानेंट इफेक्ट है,
अगर कार्बन क्लोरीन के बीच अगर बॉन्ड है तो ये बॉन्ड पर हमेशा प्लस और माइनस होगा, यानी ये बॉन्ड हमेशा क्या होगा, पोलर होगा। क्या होगा, पोलर। प्लस भी और माइनस भी, दो पोल है इसलिए क्या बोलते हैं इसको, पोलर बोलते हैं। कोई दिक्कत? तो बच्चों ये हो गया तुम्हारा इंडक्टिव इफेक्ट। तो क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट, कहां पर होता है, सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड में, सिग्मा बॉन्ड में। पार्शियल शिफ्टिंग या कंप्लीट ट्रांसफर, पार्शियल शिफ्टिंग। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन किसके तरफ जाता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, कंप्लीटली या पार्शियली, पार्शियली। परमानेंट इफेक्ट है या टेम्पररी, परमानेंट इफेक्ट है। इसका इफेक्ट अलोंग द चेन क्या होता है, ट्रांसमिट होता है, लेकिन वैल्यू कम होते जाता है और 4 एटम के बाद समाप्त हो जाता है। क्लियर है? ये इंडक्टिव इफेक्ट बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक प्लस आई इफेक्ट और दूसरा माइनस आई इफेक्ट। गौर से देखिए, मान लेते हैं बच्चों ये CH3 के जगह, सॉरी C के जगह पे हमने CH3 ड्रॉ किया, तो अब आप ये बताइए, ये क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा, तो इस पर पार्शियल माइनस और इस पर क्या हो गया, पार्शियल प्लस। तो बच्चों ये जो अपनी ओर खींचा इसे हम कहते हैं माइनस आई ग्रुप। क्या बोलते हैं, माइनस आई ग्रुप, यानी खींचने वाले को माइनस आई और डोनेट करने वाले को, पुश करने वाले को प्लस आई। और ये जो है इलेक्ट्रॉन को धक्का दिया किसके तरफ, क्लोरीन की तरफ, तो ये ग्रुप हो गया प्लस आई ग्रुप और ये हो गया आपका माइनस आई ग्रुप। तो वैसा इंडक्टिव इफेक्ट जहां पर इफेक्ट जो है इलेक्ट्रॉन पुश करके किया जाता है उसे कहेंगे प्लस आई इफेक्ट, और जहां पर इलेक्ट्रॉन खींच करके इंडक्टिव इफेक्ट हुआ उसे क्या कहेंगे, माइनस आई इफेक्ट। और वैसा ग्रुप जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है उसे हम माइनस आई ग्रुप कहेंगे, और जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर धक्का देता है उसे हम प्लस आई ग्रुप कहेंगे। क्लियर है? तो बच्चों ये अल्काइल है, क्या है, अल्काइल। तो जितने भी अल्काइल हैं, ऑल अल्काइल्स, बस इतना दिमाग में रखिए, ऑल अल्काइल जो है ये प्लस आई शो करता है, ऑल अल्काइल प्लस आई। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ये जो है शो करता है बच्चों माइनस आई। जैसे देख लीजिए ये आपका मिथाइल हो गया, मिथाइल, ये CH2 CH3 इथाइल हो गया। ये आप देखेंगे CH2 CH2 और CH3 ये क्या हो गया, प्रोपाइल। बच्चों ये भी अल्काइल है, ये भी अल्काइल है और ये भी अल्काइल है। ओके, तो आप ये देखेंगे कि अल्काइल ये भी, अल्काइल ये भी और अल्काइल ये भी है। करेक्ट? तो ज्यादा प्लस आई इफेक्ट कौन करेगा, जाहिर सी बात है जिसका साइज बड़ा है वो क्या करेगा, ज्यादा प्लस आई इफेक्ट। तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम अगर बढ़ गया तो प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा बच्चों, माइनस आई में भी ऑर्डर होता है, लेकिन मैं आप लोग को बता रहा हूं कि आप लोग जो है ऑर्डर की चिंता ना करें। ठीक है, आप केवल ये जाने कि कौन प्लस आई करेगा और कौन माइनस आई करेगा। ठीक है, कभी नहीं आएगा रिएक्शन में। तो अब हाँ, लेकिन एक बात है कि कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जेई का एग्जाम लिख रहे हैं, नीट का एग्जाम लिख रहे हैं, तो वहां पे जरूरत पड़ता है। लेकिन फिलहाल हम लोग इस सीरीज में बात करेंगे फुली बेस्ड ऑन 12। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हम आप लोग को तैयारी करवा रहे हैं क्लास 12 के लिए। ठीक है, नीट के लिए अलग सीरीज चलेगा, जेई के लिए अलग सीरीज चलेगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं 12 के लिए। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वीडियो को पॉज करके, रिवाइज करके बार बार देखें और शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें, लाइक करें, कमेंट भी करें। जो भी रिक्वायरमेंट हो कमेंट में बताएं कि सर ये टॉपिक की जरूरत है, मैं उसे फौरन कोशिश करूंगा 1 से 2 दिन के अंदर आपके रिक्वायरमेंट को पूरा कर दूं। ठीक है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे मान करके चलो बच्चों, ये हमारा क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सभी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन के साथ मान करके चलिए OH है, SH है। ओके, ये सभी जो है CN है। कार्बन से जुड़ा हुआ कौन है, नाइट्रोजन। तो बताइए बच्चों, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी कार्बन पे, तो कार्बन आगे से खींच लेगा ना। नाइट्रो ग्रुप NO2, भाई ऑक्सीजन खींचा किससे, नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन आगे से खींच लेगा, यानी ये माइनस आई है। क्या है, माइनस आई। अब एक बात और देख लीजिए, ये तो हो गया माइनस आई, ये लोग करेंगे इतना काफी है। ओके, अब जरा सोचिए कि हमारे पास
अगर मान लो कि ये तुम्हारा अल्काइल जो है ये 1 डिग्री है और ये अल्काइल जो है वो 2 डिग्री है और ये अल्काइल जो है वो 3 डिग्री है। बच्चों जहाँ से हाइड्रोजन निकला है वो अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री कार्बन, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री कार्बन, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री कार्बन। तो बच्चों क्या होगा कि मान करके चलिए ये CH2 है, CH2 है, ये CH2 है और ये CH3 है। ओके, तो बताइए तीनों कार्बन, चारों कार्बन एक लाइन में है और यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ क्या है कि आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ये मिथाइल तो डायरेक्टली अटैच्ड है, ये लाइन में तो था ही, और यहाँ पर तीनों मिथाइल डायरेक्टली अटैच्ड है। तो बताइए ये तीनों का जो है डिस्टेंस इससे कम है ना, तो इसलिए ज़्यादा प्लस आई करेगा। तो 3 डिग्री अल्काइल ज़्यादा करेगा 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज़्यादा करेगा 1 डिग्री से। क्लियर है? तो बच्चों ये प्लस आई और वो माइनस आई। इतनी बातें आप लोग को जानना है किसमें? इंडक्टिव इफेक्ट में। तो बताइए प्लस आई इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, माइनस आई इलेक्ट्रॉन को खींचता है। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ज़्यादा प्लस माइनस आई करेगा, कम है तो कम करेगा। ओके, अब रही बात इसकी, अल्काइल ग्रुप, सारे के सारे अल्काइल ग्रुप क्या करेंगे? प्लस आई। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेगा प्लस आई क्या होगा? बढ़ेगा। और अगर ब्रांचिंग बढ़ा तो प्लस आई क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर है? इतनी बात दिमाग में डाल लीजिए। ठीक है, अब हम लोग चले आते हैं बच्चों नेक्स्ट इफेक्ट। एक बार फिर से, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, और इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है, सिग्मा बॉन्ड पर ऑपरेट होता है, इलेक्ट्रॉन का पार्शियल शिफ्टिंग होता है, उसके बाद ये अलोंग द चेन ट्रांसफर होता है और इसका प्रभाव 3 से 4 एटम के बाद फिनिश हो जाता है। ओके, तो हम लोग चलते हैं बच्चों नेक्स्ट इफेक्ट की ओर, और नेक्स्ट इफेक्ट है हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, तो बच्चों दूसरा इफेक्ट हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बच्चों प्लस ई इफेक्ट और दूसरा होता है माइनस ई इफेक्ट। तो देखिए ये मान लेते हैं हमारे पास CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH2, और एक हम लेते हैं C डबल बॉन्ड O, इधर भी हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन है। करेक्ट? क्या होता है बच्चों कि अगर मान करके चलिए हम लोग यहां पर कोई रिएजेंट ले आते हैं, अब आपको बताएंगे रिएजेंट का नेचर क्या होता है। ठीक है, बताइए इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो बच्चों ये बॉन्ड इधर टूट जाता है, अगर उधर टूट गया तो ऑक्सीजन पर क्या हुआ? माइनस। ओके, और कार्बन पर क्या हुआ? प्लस। ओके, अब जरा आप लोग को मैं ये बताना चाहूंगा कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो गया और 4 इलेक्ट्रॉन बच गया, जिसे हम लोग लोन पेयर कहते हैं। तो अब आप ये बताएंगे कि इसमें से अगर एक बॉन्ड टूट करके 2 इलेक्ट्रॉन चल गया ऑक्सीजन के पास, तो अब ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। तो अब जरा आप ये बताएंगे कि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 2 4 और 2 6, लेकिन यहाँ पे बताइए 2 2 4 और 2 6 और 2 8। क्लियर है? यानी ऑक्सीजन के पास अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन है
और कार्बन के पास अभी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है? ऑक्सीजन, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन है। अनस्टेबल कौन है? कार्बन, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? तो बच्चों यहां पर क्या होता है कि पहले रिएक्शन करेगा कौन? कार्बन। अब बताइए कार्बन पे कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज। तो वहां पे अटैक करेगा कौन? न्यूक्लियोफाइल। तो बच्चों अगर न्यूक्लियोफाइल है, ओके, तो अटैक करेगा किस पे? कार्बन पे। ये बॉन्ड टूटेगा। और अगर न्यूक्लियोफाइल को हम हटा दिए, प्लस न्यूक्लियोफाइल माइनस न्यूक्लियोफाइल, तो क्या हो गया कि ये बॉन्ड फिर से वापस आ जाएगा। बॉन्ड फिर से वापस आ जाएगा और फिर से वही बना देगा। इसका मतलब यह है बच्चों कि यह एक टेम्पररी इफेक्ट है। यह एक टेम्पररी इफेक्ट है। तो सबसे पहले बताइए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक टेम्पररी इफेक्ट है। ऑपरेट्स ऑन पाई बॉन्ड। कहां पर होता है? पाई बॉन्ड में। only in presence of reagent। अगर reagent है तो ये इफेक्ट होगा, अगर नहीं है तो ये इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर है? चलिए अब जरा यहां पर एक बात ये देखना है कि अटैक न्यूक्लियोफाइल यहां पर किया होगा, यानी न्यूक्लियोफाइल है यहां पर, और अगर न्यूक्लियोफाइल हट गया तो फिर से वहां आया। तो अब जरा ये बताइए न्यूक्लियोफाइल अटैक यहां पर कर रहा है और इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट भाग रहा है, यस या नो? तो बच्चों याद रखिएगा, अगर रिएजेंट का अटैकिंग और पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग दोनों अलग डायरेक्शन में होगा तो हम उसे कहेंगे माइनस ई इफेक्ट। क्या बोलेंगे? माइनस ई इफेक्ट। क्लियर है? तो बच्चों माइनस ई इफेक्ट कहां पर होगा? तो जहां अलग अलग एटम के बीच मल्टीपल बॉन्ड होगा वहां माइनस ई इफेक्ट। और प्लस ई इफेक्ट में क्या होता है कि जहां पे हमारा रिएजेंट अटैक किया, मान करके चलिए यहां पे H प्लस है, ये अटैक किया, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन इधर गया और ये अटैक भी यहीं पर किया, तो CH3 CH2 और ये क्या हो गया? CH3। अब यहां पर क्या हो गया? प्लस। अगर ये हाइड्रोजन फिर से वापस चला गया, मान करके चलिए यहां पर CH2 एक हाइड्रोजन, तो अगर ये छोड़ करके चला गया तो फिर से इलेक्ट्रॉन वापस। ओके, तो बच्चों हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब बताइए इलेक्ट्रॉन जो है इधर जा रहा है और ये अटैक भी यही कर रहा है, ओके, तो हम कहेंगे कि अगर दोनों पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग और रिएजेंट का अटैकिंग दोनों सेम एटम के तरफ हो तो हम उसे कहते हैं प्लस ई इफेक्ट, और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? माइनस ई इफेक्ट। तो प्लस ई इफेक्ट कहां पर होगा? होमो एटॉमिक मल्टीपल बॉन्ड में। माइनस ई इफेक्ट कहां पर होगा? हेट्रो एटॉमिक मल्टीपल बॉन्ड में। तो बच्चों बस इतना याद रखना है कि होमो एटॉमिक में अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल, और हेट्रो एटॉमिक में अटैक कौन करेगा? पहले न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो आप ये देखेंगे, बात अगर थोड़ा कम क्लियर है तो एक बार फिर से ध्यान देंगे। बच्चों क्या होता है कि यहां पर जो है ये दो बॉन्ड जो है, एक पाई और एक सिग्मा, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ना तो ये बॉन्ड इधर जाना चाह रहा है ना ही ये इधर जाना चाह रहा है। क्लियर है? इस वजह से ना तो प्लस यहां हुआ ना तो माइनस यहां हुआ, और ये पाई बॉन्ड एकदम बीचों बीच में है अभी, तो ऑब्वियस सी बात है पाई बॉन्ड तो वीक होता है, इसको कोई भी अटैक कर सकता है। तो बच्चों ये अटैक कर दिया इस पर कौन? हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन अटैक किया तो ये इधर से प्लस आई इफेक्ट करना शुरू किया, कहेगा भाई तू इधर मत आ, तो उधर ही जा, क्योंकि अल्काइल ग्रुप क्या करता है? प्लस आई इफेक्ट, अभी बताया मैंने। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया इस पर, ओके, तो यहां पर क्या हो गया? माइनस, और ये अटैक किया इस पर। तो बताइए इलेक्ट्रॉन जब इधर गया तो यहां पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। अब बताइए कि ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, और अगर ये हाइड्रोजन फिर से वापस जाना चाहे तो इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, और यहां पे फिर से क्या हो गया? डबल बॉन्ड। इट मीन्स यह एक टेम्पररी इफेक्ट है। क्लियर है? तो बच्चों हम लोग ये देखेंगे
कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक प्लस ई इफेक्ट और दूसरा माइनस ई इफेक्ट। क्लियर है? तो प्लस ई इफेक्ट कहां पर होगा? होमो एटॉमिक मल्टीपल बॉन्ड में। माइनस ई इफेक्ट कहां पर होगा? हेटेरो एटॉमिक मल्टीपल बॉन्ड में। क्लियर है? प्लस ई इफेक्ट में क्या होता है कि रिएजेंट का अटैकिंग और इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग सेम एटम की तरफ होगा, और यहां पर क्या होगा? रिएजेंट का अटैकिंग और पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये कहां पर होगा? हेटेरो एटॉमिक मल्टीपल बॉन्ड। यहाँ ये कहां पर होगा? प्लस ई इफेक्ट होमो एटॉमिक मल्टीपल बॉन्ड में। क्लियर है? तो चलिए बच्चों, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट इफेक्ट। तो बच्चों नेक्स्ट इफेक्ट हमारा आता है मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट, जिसको हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है? तो व्हाट इज रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट? तो बच्चों एक बात याद रखिएगा, यहां पर सबसे पहली बात यहां पर जानना है पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन्स, डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम लोग जो है पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्लस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन। दूसरा बात ये जानना है आप लोग को कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट्स, जब दो पाई इलेक्ट्रॉन्स अल्टरनेट पोजीशन पर हैं तो उस सिस्टम को हम कहते हैं कॉन्जुगेट सिस्टम या कॉन्जुगेटेड सिस्टम। जिसे मान करके चलिए CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। तो बताइए, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यानी पाई बॉन्ड, एक छोड़ करके फिर से क्या हो गया? पाई बॉन्ड। तो हम कहेंगे ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। क्या है? कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो बच्चों ये दोनों टर्म आप सीखे। पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर किसको बोलेंगे? पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को। क्लियर है? अब आप देखेंगे कॉन्जुगेटेड सिस्टम का किसे कहेंगे? जहां पर दो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉन्स अल्टरनेट पोजीशन पर है उसे हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहेंगे। क्लियर है? अब क्या होता है कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम में पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। देखिए बच्चों, ये पाई बॉन्ड यहां से उठ करके यहां पे आया तो ये पाई बॉन्ड टूट करके यहां गया। क्यों भाई? क्योंकि पाई बॉन्ड क्या होता है? कमजोर होता है। क्या होता है? कमजोर। और ये यहां से यहां गया और यहां से यहां आया, इस प्रोसेस को हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। और रेजोनेंस के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी अगर रिलीज हुई तो स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। इसलिए ऐसा डीलोकलाइज करते रहता है। क्लियर है? तो बताइए, ये बॉन्ड जब टूट करके यहां पर आया तो इस एटम पर देखें तो दो बॉन्ड और एक हाइड्रोजन, 3 और 2 5 बॉन्ड हो गया। तो 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता है, इसलिए एक बॉन्ड जो है ये इधर आ गया। अब देखिए 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं होगा। तो बताइए, ये दो इलेक्ट्रॉन जब यहां गया तो इस पर क्या हुआ? माइनस, और ये इलेक्ट्रॉन यहां से गया तो इस पर क्या होगा? प्लस। इस एटम को कोई लॉस या गेन नहीं हुआ बच्चों। इधर था पाई बॉन्ड चाहे उधर रहे पाई बॉन्ड, बात बराबर है। लॉस और गेन इसको और इसको हुआ। ये इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसलिए इस पर क्या? प्लस, और उधर वाले पे क्या होगा? माइनस। हाँ, ये बात आप ऐसे भी कर सकते थे, इसको यहां पर कर सकते थे या इसको यहां, तब ये उल्टा हो जाता है। CH2 माइनस CH, डबल बॉन्ड CH और CH2 प्लस। क्लियर है? तो बच्चों इस कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम इज कॉल्ड रेजोनेंस, या फिर इसे हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। क्लियर है? अब देखिएगा,
रेजोनेंस के बाद जो स्ट्रक्चर बना हम उसे कहते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है बच्चों, इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये 3 गो स्ट्रक्चर बना। ये आपका स्ट्रक्चर 1 हुआ और ये स्ट्रक्चर क्या हुआ 2। ओके, और इन दोनों को मिलाने के बाद इन दोनों को हम बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसे मान करके चलिए हमारा ये बेंजीन है C6H6। ओके, तो आप देखेंगे हर एक के पास एक हाइड्रोजन है, हर एक के पास एक हाइड्रोजन है। डबल बॉन्ड, सिंगल यानी पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पोजीशन पर फिर पाई बॉन्ड, फिर अल्टरनेट पोजीशन पर पाई बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यानी सिस्टम क्या पूरी का पूरी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। कौन सा है? कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो ये बॉन्ड यहां से शिफ्ट हुआ यहां, ये बॉन्ड यहां हुआ, ये बॉन्ड यहां हुआ, तो बच्चों आप देखिए स्ट्रक्चर बन जाएगा कुछ इस तरह से। डबल बॉन्ड यहां आ गया, यहां आ गया, यहां आ गया, हाइड्रोजन ज्यों का त्यों है, कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, तो इन दो स्ट्रक्चर को हम लोग, ये बेंजीन है तो इसे हम लोग कहते हैं बच्चों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यानी ये डबल बॉन्ड पूरी तरह से रिंग में मूव कर रहा है, इसीलिए बच्चों हम लोग इस स्ट्रक्चर को ऐसे दर्शा देते हैं। इसको हम लोग कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। जो दोनों स्ट्रक्चर को अकेले एक्सप्लेन करे उसे क्या बोलेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और आप लोग जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे कि हम बीच में एक सर्कल डाल देते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो गया? रेजोनेंस इफेक्ट। क्या हो गया? रेजोनेंस इफेक्ट। अब बच्चों क्या होता है कि रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक प्लस एम, अब दिमाग में तो आ गया होगा, प्लस एम का मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा और माइनस एम का मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा। तो गौर से देखेंगे बच्चों, तो मान करके चलिए ये हमारा बेंजीन है। उससे पहले एक बात और जानिए कि रेजोनेंस कहां कहां पर होगा। तो रेजोनेंस अकर्स इन पहला 2 पाई बॉन्ड्स, मैं पाई इलेक्ट्रॉन नहीं बोल रहा हूं बच्चों, 2 पाई बॉन्ड्स एट अल्टरनेट पोजीशन, अल्टरनेट पोजीशन पहला। दूसरा 1 पाई बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर एट अल्टरनेट पोजीशन। तीसरा नंबर है बच्चों 1 पाई बॉन्ड एंड 1 नेगेटिव चार्ज एट अल्टरनेट पोजीशन। चौथा नंबर होगा बच्चों 1 पाई बॉन्ड एंड 1 पॉजिटिव चार्ज एट अल्टरनेट पोजीशन। फिफ्थ नंबर होगा बच्चों 1 पाई बॉन्ड एंड 1 फ्री रेडिकल एट अल्टरनेट पोजीशन। तो ये 5 जगह है जहां पर आपका रेजोनेंस होगा। तो देख लेते हैं
CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड और फिर से CH2। यहां पे देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड और क्या बोला गया है, लोन पेयर। भाई मान लेते हैं OH है, ओके। यहां पर क्या है, 1 पाई बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH और नेगेटिव चार्ज CH2 पर माइनस है, और मान लेते हैं यहां पर जो है आपका 1 पाई बॉन्ड एंड 1 पॉजिटिव चार्ज एट अल्टरनेट पोजीशन, और है यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल। गौर से देखिए बच्चों, ये पाई बॉन्ड चाहे इधर जाए चाहे ये पाई बॉन्ड इधर है, बात बराबर है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि मूवमेंट का डायरेक्शन चाहे इधर ले लें चाहे इसको इधर कर दें, लेकिन अगर ये इधर गया है तो ये इधर आएगा। और अब बताइए आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा CH2 प्लस और CH डबल बॉन्ड CH और CH2 माइनस। और अगर ये इधर आता तो इस पर माइनस होता, उस पर प्लस, बात बराबर है, ठीक है। यहां पर देखिए कि ये लोन पेयर है बच्चों, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, और ये तो बॉन्डेड है, कम से कम पाई बॉन्डेड तो है। तो ज्यादा फ्री कौन है मूव होने के लिए, लोन पेयर। कौन, लोन पेयर। तो बच्चों ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, हमेशा याद रखिएगा पाई बॉन्ड और लोन पेयर अगर अल्टरनेट पोजीशन पर है तो लोन पेयर मूव करेगा किसके तरफ, पाई बॉन्ड की तरफ। तो ये मूव किया और बताइए CH2 पर क्या हो गया, माइनस, CH डबल बॉन्ड OH क्या, प्लस। तो ये हो गया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आप देखिएगा यहां पे माइनस है बच्चों, माइनस है मतलब यहां पे लोन पेयर होगा, ऐसे माइनस नहीं हो गया है। तो बताइए इसका भी मूवमेंट इधर होगा, और जब इधर हो गया तो अब बताइए CH2 पर क्या हो गया, माइनस, CH डबल बॉन्ड और CH2। क्लियर है। अब देखेंगे यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, तो आप ये देखेंगे कि यहां पर तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं मूव करने के लिए, तो यही इलेक्ट्रॉन भाई यहां चल जाएगा। अब बताइए बाएं साइड वाला CH2 पर क्या हो गया, प्लस, CH डबल बॉन्ड और CH2। अब चले आइए यहां पर, भाई यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, दो नहीं मूवमेंट होगा, और अगर यहां बॉन्ड बनाना है तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर, और ये आया, तो ये और ये दोनों शेयर करके बॉन्ड बना लिया, देख लो CH2 फ्री रेडिकल बच गए अकेले, और यहां पर CH डबल बॉन्ड क्या हो गया, CH2। क्लियर है। तो ये 5 तरीके से रेजोनेंस होगा बच्चों, 5 जगह पर होगा। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि मूवमेंट किधर होगा। तो बच्चों जब 2 पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर हो तो मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। क्लियर है। और अगर एक पाई बॉन्ड एक लोन पेयर है तो लोन पेयर जाएगा किसके तरफ, पाई बॉन्ड की तरफ। अरे याद करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, अब सोचिए ना भाई, ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है और ये बॉन्डेड है, तो फर्स्ट कौन मूव करेगा, नॉन बॉन्डेड। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है भाई, ये इलेक्ट्रॉन इधर आने ही नहीं देगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इधर आएगा। ये पॉजिटिव चार्ज है भाई, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसलिए इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, तो पॉजिटिव इस पे आ गया। और अगर ये फ्री रेडिकल है तो एक ही ना इलेक्ट्रॉन था, दोनों जाकर क्या करेगा, इसलिए एक इधर और एक इधर। क्लियर है। तो ये 5 तरीके से बच्चों रेजोनेंस होगा। ठीक है। तो बच्चों वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि मेसोमेरिक इफेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट, जिसको हम लोग प्लस आर और माइनस आर कहेंगे। ठीक है। और अल्टीमेटली हम ये जाते जाते कहना चाहेंगे कि वीडियो आज के बाद रेगुलर देखें। ठीक है। और बेल आइकन को जरूर दबा लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को मैक्सिमम से मैक्सिमम फैला दें। चाहे कोई भी बोर्ड का स्टूडेंट हो, झारखंड बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, आप शेयर करें। ठीक है। हमारे लिए वही गिफ्ट होगा, ओके, प्राइस होगा। थैंक यू।